हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और इविल डेड सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 5th पार्ट इविल डेड राइज, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बन चुका है। इसके राइटर डायरेक्टर हैं ली क्रोनिन, प्रोड्यूसर हैं रॉब टेपर, सैम रेमी और ब्रूस कैम्पबेल हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो पहले इस सीरीज की पिछली 4 वीडियोस देख लो। उन्हें देखने के बाद ये मूवी और ज्यादा सेंस बनाएगी, क्योंकि इस मूवी से भी कई सारे नए इविल डेड फैंस बन रहे हैं जो ना तो इस फ्रेंचाइज के लेगेसी के बारे में जानते हैं और ना ही इसमें छुपी डिटेल्स के बारे में। स्पेशली इंडिया में ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, क्योंकि शायद पहली बार थिएटर्स में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। पर कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारे रेफरेंस, हर एक डिटेल और ढेर सारे फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे ये मूवी बनी, कैसी बननी थी और आगे क्या होगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है क्लासिक इविल डेड स्टाइल में पीओवी शॉट के साथ, लेकिन इस बार ये कोई आत्मा नहीं बल्कि एक ड्रोन है जिसे उड़ा रहा है कैलेब, जो कि एक लेक साइड कैबिन पर वीकेंड बिताने आया है अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका और जेसिका की कजन टेरेसा के साथ। अब ये वाला जो शॉट है ये सिमिलर है द शाइनिंग की ओपनिंग से। कैलेब का ड्रोन टेरेसा के एकदम पास से निकला तो उसने कैलेब को बोला कि अभी मेरा सर कट जाता। तब कैलेब कहता है कि इन ब्लेड से सर नहीं कट सकता, हाँ चेहरे को नुकसान पहुंच सकता है। अब ये दोनों तो यहाँ पर हैं, लेकिन जेसिका कैबिन में है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। टेरेसा उसे चेक करने जाती है और यहाँ पर हम देख पाए कैबिन को, जिसकी शेप है ट्रायंगल, जो कि आजकल हर एक हॉरर मूवी में देखने को मिलता है। कैबिन के अंदर हम सेम वैसी घड़ी भी देख पाए जिसका स्केच शेरिल बना रही थी द इविल डेड में। जेसिका बेड पर लेटी हुई थी और टेरेसा वहीं पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगी। तभी अचानक जेसिका उठकर बैठ गई और वो बिना देखे उस किताब की एक एक लाइन एकदम एक्यूरेट पढ़कर सुनाने लगी, जैसे कि पोजेस शेरिल बता रही थी कार्ड्स के बारे में। ये देखकर टेरेसा घबरा गई और उसकी घबराहट तब और ज्यादा बढ़ गई जब जेसिका एक अलग आवाज में बोलने लगी, जिससे हम समझ पाए कि यह बन चुकी है एक डेडाइट, यानी कि डीमन द्वारा पोजेस्ड इंसान। अचानक वो बेड से नीचे गिर गई, जो कि हम जानते हैं कि डेडाइट की चाल है, और टेरेसा बड़े आराम से उसमें फंस गई। वो वही दूध वाली उल्टी कर रही थी, इसलिए टेरेसा जल्दी से उसके पास पहुंची और तभी उसने टेरेसा को जकड़कर उसकी स्कैल्प उखाड़ दी। उसी हालत में टेरेसा जान बचाकर पहुंची कैलेब के पास, लेकिन जेसिका उसकी स्कैल्प लेकर वहां भी आ गई। आते ही उसने उड़ते हुए ड्रोन को अपने फेस में घुसा लिया और वो सीधा जा गिरी लेक में। उसके पीछे कैलेब भी जल्दी से पानी में कूद गया, लेकिन बाहर आया सिर्फ उसका सर। जैसा कि इसने बोला था, ब्लेड से सर नहीं कटता, ऐसे करता है। चेहरे पर ब्लेड्स के निशान लिए जेसिका पानी से निकलकर हवा में तैरने लगी और ये था इस मूवी का इंट्रो, जिसमें टाइटल आप पीछे भी देख सकते हो और ध्यान दो तो नीचे पानी में भी। बात यहाँ तक कैसे पहुंची ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक दिन पीछे। हम देखते हैं गिटार टेक्नीशियन बेथ को, जिसे अभी अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो पहुंच गई अपनी बड़ी बहन एली के पास, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है और वो रहती है अपने 3 बच्चों के साथ, डैनी, ब्रिजेट और कैसी। ये एक पुरानी सी बिल्डिंग में रहते हैं जिसे अगले महीने तोड़ा जाएगा, इसलिए अब इन्हें नया घर भी ढूंढना है और इस बिल्डिंग का नाम है मॉन्डे, जिसे थोड़ा आगे पीछे करो तो बनता है डीमन। डैनी बनना चाहता है एक डीजे, ब्रिजेट एक क्रांतिकारी और कैसी तो अपने में मस्त है। उसने एक सीजर से अपनी डॉल की गर्दन काट दी और मॉम के पूछने पर सीजर छुपा दी। तभी पड़ोस के 2 बच्चे जेक और स्कॉट उनके घर आए ब्रिजेट को इनवाइट करने। आज रात ये सारी फ्राइडे मूवीज देखेंगे, यानी कि नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फ्रेंचाइज। और स्कॉट कहता है कि बेकार वाली भी। जैसा कि स्क्रीम में केसी ने बोला था कि सिर्फ पहली मूवी ठीक है, बाकी सारी बेकार हैं। लेकिन ब्रिजेट इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो दोनों चले गए। तो ब्रिजेट ने देखा कि कैसी ने मॉप की स्टिक निकाल कर उसके ऊपर डॉल का फेस फिट कर दिया था और स्टिक उससे लेने के चक्कर में वो स्टिक ही टूट गई। अब वो तीनों मस्ती करने में लगे थे, तभी उनकी डोरबेल बजी तो एली गई दरवाजा खोलने, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो थोड़ी हैरान हुई कि तभी बेथ ने उसे डरा दिया। दोनों बहनें आपस में मिली और पूरी फैमिली एक साथ अच्छा टाइम बिता रही थी। तभी एली ने बच्चों को भेज दिया पिज्जा लाने, क्योंकि बेथ ने पूछ लिया एली के हस्बैंड जे के बारे में, जो कि 2.5 महीने पहले इन्हें छोड़कर चला गया था। बेथ कहती है कि अगर तुम मुझे फोन करती तो मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाती, लेकिन यही तो बात है कि एली ने इसे फोन किया था, वो भी 1 नहीं 2 बार, लेकिन ना तो इसने फोन उठाया और ना ही कॉल बैक किया। अब अपने मतलब के लिए ये सीधा इसके पास आ गई। इसके फोन में एली का वॉइस मैसेज भी है, जो कि इसने अब जाकर चेक किया। फिर भी एली को इससे कोई नाराजगी नहीं है।
नीचे बच्चे पिज्जा लेकर आ चुके थे और वो पार्किंग लॉट से निकल ही रहे थे कि तभी पूरी बिल्डिंग हिलने लगी क्योंकि भूकंप आ रहा था। भूकंप तो रुक गया लेकिन धरती फटने से वहां पर एक गड्ढा हो गया था जो जा रहा था एक वॉल्ट में, क्योंकि पहले इस बिल्डिंग में बैंक था। अब यहाँ पर आप पिज्जा बॉक्स पर नाम पढ़ सकते हो हेनरिएटा, जो एनी की माँ थी इविल डेड 2 में, और साथ में लिखा है कम गेट सम, जो ऐश ने डेड को बोला था आर्मी ऑफ डार्कनेस के एंड में। Come get some. साथ ही यहाँ पर एक ट्रक खड़ा है जिस पे लिखा है फोंडा। ब्रिजेट फोंडा ने लिंडा का रोल किया था आर्मी ऑफ डार्कनेस में और ब्रिजेट का नाम रखा गया है उन्हीं के नाम पर। असल में इस मूवी के हर एक कैरेक्टर का नाम इविल डेड फ्रेंचाइज में काम कर चुके एक्टर्स के नाम पर रखा है। डैनी हिक्स थे जेक और कैसी वेस्ली थी बॉबी जो इविल डेड 2 में। खैर डैनी उस वॉल्ट में पहुंच जाता है और वहां पर उसे मिलते हैं कुछ रिलीजियस नोट्स और 3 फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स। वहां पर कई सारे क्रॉस भी लटके हुए थे क्योंकि नीचे रखी थी नेक्रोनोमिकॉन बुक ऑफ द डेड, जिसे अनकवर करते ही कई सारे कॉकरोच उस पर टूट पड़े और इस किताब का लुक इस बार फिर से अलग है। खैर ऊपर अली अपने बच्चों के लिए परेशान थी। उसने पड़ोसी गैब्रियल से हेल्प मांगी और दूसरा पड़ोसी मिस्टर फोंडा भी अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा था जो कि एसी वेंट्स में जाकर छुप गई। नीचे जो ट्रक खड़ा है वो इसी का है। खैर तभी वो तीनों ऊपर आ गए और उन्हें देखकर एली को चैन मिला। एली के हाथ पर बेलो का टैटू बना है जो रेफरेंस है इस फ्रेंचाइज के फेमस डिमोनिक बेलो वाले सीन का, जिसे आप आगे देखोगे। खैर डैनी को लग रहा था कि इस किताब को बेचकर उन्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे जिससे मॉम की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन दांत जैसे पंजों से वो बंद थी, जिसमें डैनी की उंगली कट गई और उसका खून गिर गया किताब पर, जिसे सोख कर वो किताब अपने आप खुल गई। उसके अंदर भी कई सारे डिमोनिक रिचुअल्स वाले चित्र बने थे लेकिन ये किताब एकदम साफ है। इसके अंदर कोई वार्निंग्स नहीं लिखी इविल डेड वाली किताब की तरह। डर के मारे ब्रिजेट ने किताब को बंद कर दिया और वो कहती है कि इसे वापस रखाओ, लेकिन ये काम तो कल सुबह ही होगा क्योंकि मॉमी ने अब तो बाहर जाने नहीं देगी। ब्रिजेट के जाने के बाद डैनी ने सबसे पहला रिकॉर्ड प्ले किया जो रिकॉर्ड हुआ था 13 नवंबर 1923 को। उसमें फादर मार्कस नाम का एक प्रीस्ट अपने साथी प्रीस्ट को संबोधित करके बता रहा था इस किताब के बारे में जो उसके ओवरसीज साथियों को मिली थी किसी बाहर के देश में। वो बताता है कि इस किताब का नाम है नेटरोम डिमोंटो और इसकी 3 फेमस वॉल्यूम्स हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे सवालों का जवाब मिल गया। हम जान गए कि ये 3 किताबें हैं। एक जो हमने देखी थी ओरिजिनल ट्रायलॉजी में जिसके कवर पे इंसानी फेस था, एक देखी थी इविल डेड में जिसके ऊपर कोई फेस नहीं था और वो काफी ज्यादा एक्सप्लोर हो चुकी थी, और तीसरी हमने देख ली अब। इसके ऊपर भी कोई फेस नहीं है लेकिन एक नुकीले दांतों जैसा लॉक है और तीनों किताब इंसानी मांस में बाइंडेड है और लिखी गई है खून से। अब ये 3 तो हैं फेमस वॉल्यूम्स, यानी कि ऐसी और भी ज्यादा किताबें हो सकती हैं। खैर फादर मार्कस चर्च से परमिशन मांग रहा था इस किताब को ट्रांसलेट करने की, लेकिन पूरे चर्च ने उसका विरोध किया, जिसमें सबसे मेन आवाज है ये आवाज है हमारे ऐश की। यानी कि भले ही वो नई मूवीज में नहीं दिख रहा लेकिन बैकग्राउंड में वो अब भी अपना काम कर रहा है। वो 1923 में भी पहुंच गया था इस किताब का ट्रांसलेशन रुकवाने। ये डिटेल बहुत ज्यादा कूल है। अब पहला रिकॉर्ड खत्म हुआ तो डैनी ने दूसरा प्ले कर दिया जिसमें फादर बता रहा था कि चर्च के मना करने के बाद अब वो चोरी छुपे अपने 2 साथियों के साथ इस किताब को ट्रांसलेट कर रहा है और इन तीनों की फोटो भी डैनी को मिली थी नीचे। खैर अब फादर वो पैसेज पढ़ने लगा जिससे डीमंस को आजादी मिल जाती है किसी भी लिविंग बीइंग को पोजेस करने की। डैनी उस प्लेयर को बंद करना चाह रहा था लेकिन वो हुआ नहीं। पैसेज पूरा होते ही हैवान जाग उठा और उसने सीधा हमला बोल दिया एली के ऊपर जो कि लिफ्ट से नीचे आई थी, लेकिन वो उसे अंदर धकेल कर लिफ्ट को फिर से ऊपर ले गया और उसकी फोर्स की वजह से लिफ्ट खराब हो गई। एली अंदर ही फंस चुकी थी और डीमन उस पर हावी होना चाह रहा था। उसने एली की इयररिंग उखाड़ दी और वो उसे मार भी रहा था, लेकिन आखिर में सभी केबल्स ने एली को जकड़ लिया और यही है इस फ्रेंचाइज का फेमस डिमोनिक बेलो वाला सीन। बस इस बार बेलो के बजाय है केबल्स और यहाँ पर एली बन चुकी है एक डेडाइट। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। ये सब परेशान हो रहे थे कि तभी एली वापस आ गई और आते ही वो लग गई अंडों की ऑमलेट बनाने में, वो भी छिलकों समेत। वो उन सबको बताती है कि मैं तुम सब की बॉडी स्टीयर कर तुम्हारे अंदर घुसना चाहती हूँ। डीमन धीरे धीरे उसकी बॉडी पर कब्जा कर रहा है, लेकिन उससे पहले एली ने बेथ को बोल दिया कि वो मेरे अंदर है। बस ये बोलते ही डीमन उसकी बॉडी में सेटल हो गया और उसने कर दी वही दूध वाली उल्टी। एली ने बोला कि मेरे बच्चों को बचा लेना और इतना कहते ही वो बेजान हो गई। बेथ और डैनी उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही और सीढ़ियां हो चुकी हैं पूरी तरह खत्म, जैसे हर बार होता है ब्रिज। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि एली भी मर चुकी। वो उसे बेड पे लेटा देते हैं और गैब्रियल उसकी आंखें बंद कर रहा था, लेकिन उसने फिर से खोल ली और ये देखकर वो भी चौंक गया, पर दूसरी बार में वो बंद हो गई, इसलिए उसने भी ज्यादा नहीं सोचा। मिस्टर फोंडा के साथ वो एक रूम के दरवाजे का लॉक तोड़ने में लग गया क्योंकि वहां से फायर एस्केप के जरिए ये बाहर जा सकता है और सिर्फ वही एक रास्ता है। ब्रिजेट कैसी को संभाल रही थी और डैनी पछता रहा था क्योंकि वो जानता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उधर बेथ एली के पास बैठी थी कि तभी एली उससे बात करने
लगी उसके फोन के जरिए। वो बोल रही थी कि मुझे बचा लो, मैं जिंदा जल रही हूँ। बस तभी उसका फोन क्रैक हो गया क्योंकि एली हो चुकी थी फिर से जिंदा एक डेड आइड बनकर। उसकी आंख पर एक मक्खी आकर बैठ गई और ये सीन काफी इफेक्टिव है। बच्चे भी वहां पर आ गए। तब बेथ ने देखा कि उसकी बॉडी तप रही थी। उन्होंने एली को बाथ टब में डाल दिया और तभी उसकी आंखें पूरी तरह पलट गई। वो तड़प रही थी और बेथ और डैनी उसे काबू कर रहे थे। तभी पानी से निकलकर वो चिपक गई ऊपर सीलिंग पर। फिर वो ऐसा चिल्लाई कि पूरी बिल्डिंग उसने हिला दी। इसके बाद वो फिर से गिर गई पानी में, लेकिन इस बार एक क्रीपी तरीके से बाहर आई और अब वो आ चुकी थी फुल अटैकिंग मोड में। एक कांच का टुकड़ा उसने बेथ के हाथ के आर पार कर दिया। ब्रिजेट बीच में आई तो उसने ब्रिजेट के ऊपर भी हमला बोल दिया। अपनी टैटू मशीन उसने पहले अपने खुद के सर में घुसाई, फिर वो फोड़ना चाह रही थी ब्रिजेट की आंख, लेकिन वो बच गई। फिर वो अपनी जीभ उसके मुंह में घुसाने लगी, लेकिन डैनी ने बीच में आकर उसे बचा लिया। अब वो सोच रही थी कि पहले किसे मारूं और तभी उसके सामने आ गया गैब्रियल। वो सीधा ही उस पर झपट पड़ी और दोनों पहुंच गए बाहर, जहां पर एली ने उसकी आंख को बाइट करके उखाड़ लिया। और इस साउंड इफेक्ट के लिए ब्रूस कैम्पबेल ने एक सेब को बाइट किया था। फिर उसने आंख को बाहर थूक दिया और वो सीधा जाकर घुस गई जेक के मुंह में। ऐसा ही सीन हमने देखा था इविल डेड 2 में। अब गला चोक होने से जेक भी मारा गया। मौके का फायदा उठाकर बेथ ने जल्दी से दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन एली ने अपनी कारने जारी रखी। स्कॉट के दोनों हाथ चीरकर उसने स्कॉट को भी मार डाला। और आमतौर पर यह सब किसी मूवी में दिखाया नहीं जाता, मतलब कि किसी बच्चे की डेथ, लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है। फिर उसने गैब्रियल का भी गला चीर दिया और तभी मिस्टर फोंडा ने उस पर शॉटगन फायर की, लेकिन एली ने उसे भी नहीं छोड़ा। इतने में बेथ विंडो खोलकर आने जाने वालों से हेल्प मांग रही थी, लेकिन इतनी बारिश में उसकी आवाज कहीं तक भी नहीं पहुंची। इस बीच डैनी और ब्रिजेट आपस में लड़ने लगे क्योंकि ब्रिजेट भी समझ गई थी कि ये सब उस किताब की वजह से हो रहा है। तो बेथ ने उन दोनों को रोका तो डैनी उसे ले गया किताब दिखाने और ब्रिजेट भी अपने रूम में चली गई कैसी को अकेला छोड़कर, जिसका फायदा उठाकर डीमन ने चल दी अपनी चाल। एली की आवाज में वो कैसी को लोरी सुनाने लगा तो कैसी पहुंच गई दरवाजे पर। इधर ब्रिजेट के फेस पर लगा कट सड़ने लगा और उसकी पोजेशन भी चालू हो गई। उसके अंदर से निकल रहे थे ढेर सारे जिंदा कीड़े। इतने में कैसी को बहलाकर एली ने दरवाजे का लॉक खुलवा लिया और फिर सीधा उसकी गर्दन पकड़ ली। तब डैनी और बेथ ने आकर कैसी को बचाया और दरवाजे को फिर से लॉक किया, लेकिन अब एक डेडाइट इनके साथ अंदर भी है। बेथ उसे देखने गई तो वो आराम से बैठकर ग्लास खा रही थी और कांच को उसके गले से नीचे उतरते हुए भी हम देख पाए। एक और अच्छा सीन। फिर वो बेथ के ऊपर टूट पड़ी और उसके हाथ लग गया एक श्रेडर, जिससे उसने बेथ की टांग को कद्दूकस कर दिया। बेथ भी फाइट बैक कर रही थी और इसी बीच बाहर चिल्ला रही थी एली। जैसा कि हर बार होता है, बस इस बार बेसमेंट नहीं है तो ये बाहर लॉक्ड है। फिर डैनी वहां पर आया तो वो उसी के पीछे लग गई और उसके पीछे भागते हुए वो पहुंच गई अपने रूम में, जहां पर उसे दिख गई कैसी। वो उसकी तरफ दौड़ी तो कैसी ने अपने डॉल को सामने कर दिया, जिसकी टूटी हुई स्टिक उसके मुंह में घुस गई और कुछ इस तरह वो शांत हुई। स्टिक को अपने मुंह से बाहर निकाल कर वो गिर पड़ी और इन्होंने सोचा कि वो मर गई, लेकिन हम जानते हैं कि इतने से डेडाइट्स नहीं मरते, वो वापस आएगी। डैनी ने उसे चादर में लपेट कर बांध दिया इन केस वो भी मॉम की तरह दोबारा जिंदा हो जाए। फिर बेथ ने बैटरी का यूज करके अकेले में वो आखिरी रिकॉर्ड प्ले किया जिसमें फादर बता रहा था कि ये किताब तबाह नहीं हो सकती। उसके दोनों साथी भी डेडाइट बन गए थे और जब उसने एक्सॉर्सिज्म ट्राई किया तो वो भी काम नहीं आया। बाकी प्रीस्ट उसकी हेल्प करने आए, लेकिन वो सब भी चपेट में आ गए। तो फादर ने उन सबको जिंदा जला डाला, लेकिन वो नहीं मरे। उन्हें जमीन में दफनाया, लेकिन वो फिर से बाहर निकल आए। तब आखिर में उन सब के टुकड़े करने पड़े, तब जाकर वो रुके। तो यहाँ पर फिर से एक मतभेद आ गया, क्योंकि इविल डेड में 3 तरीके बताए गए थे डेडाइट्स को मारने के: जिंदा जलाना, जिंदा दफनाना या फिर टुकड़े करना। लेकिन इसके अनुसार बाकी दोनों तरीके काम नहीं आए, जबकि उसमें आ गए थे। अब इसका क्या हल निकलेगा ये तो हम आगे आने वाली मूवीज में ही जान पाएंगे। इसी बीच एली को वेंट्स वाला रास्ता मिल गया उस बिल्ली की मेहरबानी से। वेंट्स के थ्रू वो रूम के अंदर आ चुकी थी और दोनों बच्चे डर चुके थे। तभी पीछे से हमला बोल दिया ब्रिजेट ने, तो डैनी ने एक चाकू से उसे स्टैब कर दिया, जिससे उसका कुछ बिगड़ा नहीं। वो चाकू उसने डैनी की बाजू में घुसाकर उसके ऊपर ढेर सारा खून उगल दिया, जैसे कि हमने देखा था इविल डेड में। फिर उसे दोबारा स्टैब किया छाती में, लेकिन इस बार डैनी ने भी उसे जला दिया। इतने में एली बेथ के पास पहुंच चुकी थी और यहाँ पर आता है एक और कूल सीन। एली ने अपना नाखून रैकेट पर रखा तो वो प्ले हो रहा था और आवाज आ रही थी उसके मुंह से। तभी बेथ ने एक स्क्रू ड्राइवर घुसा दिया उसके गले में, जिसके बदले उसने बेथ को फेंक कर मारा बाहर। और बाहर उसने देखा कि कैसी छुपी हुई थी और डैनी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। कैसी को सॉरी बोलकर उसने भी दम तोड़ दिया। अब बेथ को पकड़कर एली वही पुराना डायलॉग बोल रही थी कि मैं तुम्हारी आत्मा निकल जाऊंगी। और जल्दी उसे पता चल गया कि ये एक
नहीं बल्कि 2 आत्माएं, उसके पेट में बच्चा है। ये पता चलते ही वो उसका पेट फाड़ कर बच्चे को बाहर निकाल रही थी, लेकिन टाइम रहते कैसी ने उसकी तरफ सरका दी वही सीजर जो उसने छुपाई थी और बेथ ने उसे घुसा दिया एली की नाक में, जिससे इन्हें थोड़ा टाइम मिल गया। दोनों जल्दी से बाहर निकल आए क्योंकि अब इन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। बेथ वही फायर एस्केप वाला दरवाजा तोड़ने में लग गई, लेकिन बात नहीं बनी। तब उसने उठा ली मिस्टर फोंडा की शॉटगन, लेकिन इसी बीच एली ने भी वो सीजर निकाल ली थी। उसने एक बार फिर से हमला बोल दिया तो बेथ ने सीधा ही उसकी एक टांग उड़ा दी, जैसे कि मिया ने किया था इविल डेड में। अब वो कैसी को फिर से अपनी बातों में फंसा रही थी, लेकिन कैसी नहीं फंसी। वो जान चुकी थी कि ये उसकी मॉम नहीं है। बेथ उसका खेल खत्म करने वाली थी कि तभी डेड फोंडा ने उसका पैर पकड़ लिया और गोली तो चली, लेकिन सर के बजाय वो लगी एली के हाथ पर, जिस वजह से उसका हाथ भी गया। बेथ ने शॉटगन से मार मार कर फोंडा को भी शांत कर दिया, लेकिन इसी बीच डेड डैनी और ब्रिजेट अपनी मॉम के पास आ गए। पहले दोनों रो रहे थे, लेकिन फिर तीनों साथ में हंसने लगे। जितने भी लोग मरे थे सभी बन चुके थे डेडाइट्स, और सभी डेडाइट्स मिलकर बोल रहे थे डेड बाय डॉन, जो हमने सुना था इविल डेड 2 में, और ये उस मूवी का सब टाइटल था। वो सब इन दोनों के पीछे आ रहे थे, इसलिए दोनों जाकर छुप गए लिफ्ट में, लेकिन तभी लाइट आ गई और पूरी लिफ्ट भरने लगी खून से। इसी बीच ब्रिजेट और डैनी अपनी मॉम का मांस चीर कर उसके अंदर घुसने लगे, क्योंकि अब ये बनाएंगे एक डेड क्रिएचर जिसका चित्र उस किताब में छपा है और इसका नाम है दी मर्डर। लिफ्ट पूरी तरह खून से भर चुकी थी, ऊपर से वो क्रिएचर भी लिफ्ट के ऊपर चढ़कर हमला करने लग गया, जिस वजह से लिफ्ट बेकाबू होकर गिर गई नीचे। उसके खुलते ही सारा खून बाहर आया और ये सीन सिमिलर है द शाइनिंग के फेमस एलिवेटर सीन से। खैर बेथ लाल टमाटर कैसी को उठाकर ले गई पार्किंग लॉट में, और ये सीन भी सिमिलर है पोल्टरगाइस्ट के एक सीन से, जिसमें स्टीव उठाता है अपनी बेटी कैरल एन को, और बाद में पोल्टरगाइस्ट के रीमेक को प्रोड्यूस किया था सैम रेमी ने। खैर बेथ जल्दी से कार लेकर वहां से निकल रही थी, लेकिन कार फंस गई उसी गड्ढे में, और इतने में वो क्रिएचर भी वहां पहुंच गया। ये दोनों उससे छिप रहे थे, लेकिन तभी गेट बंद होने लगा, इसलिए दोनों जल्दी से भागे और बेथ तो पार हो गई, लेकिन कैसी को वो खींच कर ले गया फोंडा के ट्रक में। वहां पड़ी चेनसो से वो कैसी को चीरने वाला था, लेकिन सही टाइम पर आकर बेथ ने उसे बचा लिया। यहाँ पर ये भी एकदम उसी स्टाइल में बोलती है ऐश का डायलॉग। तभी उस क्रिएचर ने चेनसॉ फेंक कर मारी तो बेथ नीचे गिर गई, और अब शॉटगन भी उसके हाथ में नहीं रही, लेकिन पास में ही पड़ी थी वो चेनसॉ, और आपको पता ही है कि चेनसॉ और शॉटगन इस फ्रेंचाइज की जान है। लेकिन इस बार चेनसॉ का रंग अलग है, हर बार लाल होता है, इस बार है थोड़ा येलो, और ये जानबूझकर रखा गया है सैम रेमी की कार के कलर से मैच करके, क्योंकि ये पहली इविल डेड मूवी है जिसमें वो कार नहीं है। खैर वो क्रिएचर बेथ को वुड चिपर में डाल रहा था, पर कैसी ने सही टाइम पर उसे बंद कर दिया, और बेथ के हाथ लग गई वो चेनसॉ, जिससे वो उस क्रिएचर को पीछे धकेलने लगी, और तभी कैसी ने वुड चिपर फिर से स्टार्ट कर दिया, जिससे ब्रिजेट और डैनी तो दोनों पिस गए। अब बची थी एली, तो बेथ ने उसके सर में चेनसॉ घुसा दी, लेकिन उसका सर अब भी बेथ को चिढ़ा रहा था, इसलिए बेथ ने उसे लात मारकर अंदर फेंक दिया, और कुछ इस तरह ये नाइटमेयर एंड हुआ। ये दोनों सही सलामत वहां से निकल गए चेनसॉ अपने साथ लेकर। लेकिन अगली सुबह हम देख पाए जेसिका को, जो कि 5वीं मंजिल पर रहती है, और इसे कुछ भी नहीं पता कि कल रात क्या हुआ। पार्किंग लॉट में पहुंचकर वो आराम से अपनी कार लेकर निकल रही थी और वीडियो कॉल पर बात कर रही थी टेरेसा के साथ, लेकिन जाते जाते उसने खून नोटिस कर लिया, और तभी डीमन ने उसे जकड़ लिया पीओवी शॉट में, जैसा ऐश के साथ हुआ था। कुछ इस तरह ये पोजेस होकर पहुंची थी उस कैबिन पर। बस इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो मूवी अच्छी है, सालों बाद एक इविल डेड मूवी आई है, उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसी ये नहीं है। सबसे ज्यादा काम खराब किया CGI ने, जो कि इस फ्रेंचाइज में यूज नहीं होती, लेकिन इसमें जो भी मेन सीन थे वो मोस्टली CGI थे, जैसे आंख में मक्खी बैठना, नाक में सिजर घुसना, और मूवी का सबसे मेन डेड भी। इसका गोर भी बाकी मूवी से एकदम अलग है। हालांकि ये भी कई सारे फैंस बना रही है, लेकिन लगता नहीं कि टाइम के साथ ये बाकी 4 मूवीज की तरह अपनी अलग लेगेसी बना पाएगी। बाकी चारों मूवीज की अपनी फॉलोइंग है, लेकिन इसके साथ ऐसा होता नहीं दिख रहा। मॉडर्न हॉरर फैंस को ये मूवी काफी पसंद आ रही है, क्योंकि इसमें मॉडर्न हॉरर एलिमेंट्स भी डाले गए। इविल डेड की तरह इसकी डार्क टोन नहीं है, कॉमेडी है इसमें, जो कईयों को पसंद आएगी, कईयों को नहीं। पर एक बात क्लियर है कि 2013 में आई इविल डेड 2023 में आई इस मूवी से कई ज्यादा बेहतर है। पर एक बात अच्छी हुई कि हमें एक और बैड एस कैरेक्टर मिल गई, बेथ। अब जल्दी से ये बेथ और मिया का क्रॉसओवर कर दे तो बात बन जाए, और हो सके तो ऐश को भी शामिल कर लें, भली थोड़ी देर के लिए, तब आएगा असली
असली मजा, क्योंकि ऐश तो अब भी इस फ्रेंचाइज में एक्टिव है, इसका हिंट हमें मिल गया। और इसके फ्यूचर की बात करूँ तो ब्रूस कैम्बल ने बताया था कि अगर ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर गई तो सैम रेमी हर 2-3 साल में एक इविल डेड मूवी लाएंगे, हर 10 साल के बजाय। और ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि मूवी तो उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई। अब सैम अपने भाई आइवन के साथ मिलकर उस किताब को पूरी डिटेल से लिखेंगे, क्योंकि इस फ्रेंचाइज का सेंटर वही है। फिर उस किताब से ही आइडिया लेकर अगली मूवी बनेगी, वो चाहे फ्यूचर में हो या प्राचीन काल में, सब कुछ निर्भर करता है आइडिया पर। जिस डायरेक्टर का आइडिया सैम को ठीक लगा वही अगली मूवी बनाएगा। बस आइडिया वो उठाएगा सैम की किताब से, क्योंकि किताब के अंदर और भी बहुत कुछ है जो अब जाकर सैम पूरा करेंगे। ये थी आगे की अपडेट। अगली मूवी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हों और उसमें स्केल भी थोड़ा बड़ा हो, जैसे कि सिर्फ 5 कैरेक्टर्स के बजाय पूरा टाउन ही डेड हाइड बन जाए और 5-6 कैरेक्टर्स मिलकर सर्वाइव करें। 30 डेज ऑफ नाइट टाइप, ये मेरा सुझाव है। बाकी मूवी 1923 में भी जा सकती है, जब फादर के साथ वो सारी घटना हुई थी। और आपको ये भी बता दूं कि पहले ये इविल डेड का सीक्वल होने वाली थी, लेकिन टाइम के साथ ये पूरी तरह बदल गई, क्योंकि फेडे अल्वारेस काफी डिमांड में आ गए। वो सैम के लिए मूवी क्यों बनाते जब वो अपनी खुद की लिखी मूवीज बना रहे थे। तब इस मूवी को बनने में इतने साल लग गए, लेकिन उम्मीद यही है कि अगली मूवी जल्दी आएगी। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 15 से 19 मिलियन डॉलर्स के बजट में अब तक ये कमा चुकी है 131.8 मिलियन डॉलर्स, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इविल डेड को पीछे करके ये बन चुकी है इस फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म। आप जानकर हैरान होंगे कि ये मूवी थिएटर्स के लिए बनी नहीं थी, ये सीधा ऑनलाइन रिलीज होने वाली थी HBO Max पर। लेकिन वार्नर ब्रोस में कई सारे चेंजेस हुए, जैसा कि आप जानते हो कंपनी को डिस्कवरी ने खरीद लिया, फिर हेड वगैरह चेंज हुए और तब ये फैसला लिया गया कि ये मूवी ऑनलाइन के बजाय थिएटर्स में रिलीज होगी, क्योंकि जब इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग की गई तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और ये फैसला लेकर कंपनी वाले फूले नहीं समारे, क्योंकि इस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली टॉप 10 मूवीज में से ये एक है। और मिस्टर अंबानी की मेहरबानी से शायद आप इसे देख पाओगे जियो सिनेमा पर। इसे बनवाया न्यू लाइन सिनेमा ने, जो कि वार्नर ब्रोस की ही कंपनी है, और न्यू लाइन सिनेमा ने ही सबसे पहले इविल डेड को डिस्ट्रीब्यूट किया था थिएटर्स में। तो यानी कि घूम फिर कर इविल डेड फिर से न्यू लाइन सिनेमा के पास आ गई। इसमें यूज हुआ 6,500 लीटर्स फेक ब्लड, जबकि इविल डेड में हुआ था 2,65,000 लीटर्स और द इविल डेड में 1100 लीटर्स। डेड के रोल के लिए एलिसा सदरलैंड ने इंस्पिरेशन ली थी जिम कैरी के द मास्क वाले रोल से। मूवी स्टार्ट होती है एक मक्खी की आवाज से, और वो आवाज हर एक इविल डेड मूवी में फीचर हो चुकी है। ये दूसरी इविल डेड मूवी है जिसे सैम रेमी ने डायरेक्ट नहीं किया और जिसमें ब्रूस कैम्बल मेन कैरेक्टर नहीं थे। ली क्रोनिन ने कंफर्म किया है कि वो बिल्ली अब भी जिंदा है। इस फ्रेंचाइज में बेथ एक लौती प्रोटैगनिस्ट है जिसे इविल के सामने अपना हाथ नहीं गंवाना पड़ा, और अगर आप इविल डेड के डेविड को गिनते हो तो वो भी। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, और अब 5 पार्ट्स देखने के बाद आप बताओ अपना फेवरेट पार्ट। मेरा है द इविल डेड और उसके बाद इविल डेड। आप भी अपना जरूर बताना। ऐसी और मूवीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।